अस्सलाम वालेकुम डियर CSS एंड PMS एस्पायरेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और तैयारी आप लोगों की 2024 के CSS के लिए फुल स्विंग में होगी। जैसे कि अब हम आज 17 दिसंबर है। दिसंबर का मिड भी गुज़र चुका है और बस तकरीबन 2-1 महीने की ही गेम रह गई है कि 29 फरवरी से आप लोगों के पेपर हैं, ठीक है। तो उम्मीद यही करता हूँ कि तैयारी आप लोगों की बेहतरीन हो रही होगी, अच्छे तरीके से चल रही होगी और मामलात आप लोगों के उस हवाले से पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे होंगे। आज जो वीडियो लेक्चर का जो मकसद था, या ऑनलाइन आकर या वीडियो मीडियम में आकर कुछ बातें करने का मकसद था, वो ये है कि 2 से 3 इश्यूज़ जो हैं बहुत ज़्यादा जो है वो उनसे रिलेटेड सवालात आ रहे हैं मेरे पास। ऑल्दो उसको मैंने एड्रेस तो किया है उसको इंडिविजुअल आंसर्स में भी, जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस मुझे आते हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, और इसके अलावा कलेक्टिवली भी अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स में इनको मैंने एड्रेस करने की कोशिश की है। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ सवालों की फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और उन पे फिर मैं समझता हूँ कि एज़ सून एज़ पॉसिबल उन पे वीलॉग कर दिया जाए, वीडियो में आकर उसको एक कलेक्टिव आंसर दे दिया जाए, ताकि उस हवाले से जो तशनगी रह भी गई है वो भी पूरी हो जाए। तो पहली चीज़ जो बहुत ज़्यादा पूछने में आ रही है वो ये है कि सर CSS MPT 2024 का रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा? तो और उस हवाले से फिर कुछ मिथ्स सर्कुलेट कर रही हैं कि कहीं एग्ज़ाम तो डिले नहीं हो रहे। तो इन दोनों चीज़ों में आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएँ। CSS MPT का रिज़ल्ट आ जाएगा नेक्स्ट वीक में, या उससे 8-10 दिन के अंदर-अंदर आप ऐसे करेंगे, ये ज़हन में रखेंगे, उसका आ जाएगा। तो वो सारी कन्फ्यूजन जो है वो आप लोगों की एड्रेस हो जाएगी और उसमें कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। बाज़ औक़ात 5-10 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, बिकॉज़ हर दफ़ा जो है वो कैंडिडेट्स जो अपीयर हो रहे होते हैं, उनकी तादाद जो है वो बढ़ती ही जा रही है, तो इसलिए फिर उनको स्क्रिप्ट्स को एनालाइज़ करना, उनकी मार्किंग वग़ैरह करना, उसमें थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। और FPSC आपको पता है कि इस हवाले से इट इज़ वेरी इनएफिशिएंट एंड स्लो ऑर्गनाइज़ेशन, रिज़ल्ट्स देने में और इस तरह की चीज़ों में स्लो हैं ये, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस वीक के में जो अभी शुरू होगा, आज संडे है, नेक्स्ट कल मंडे से, तो मंडे से फ्राइडे के दरमियान किसी भी दिन आप लोगों का MPT का रिज़ल्ट आ जाएगा। दूसरी चीज़ वही इससे रिलेटेड सुनने में आ रहा है कि भाई इलेक्शंस की वजह से सर क्या ये आगे हो जाएँगे CSS या इस तरह कोई मामला, तो वो फैक्टर पहले से ही जो है ना वो FPSC ने फैक्टर इन उसको किया हुआ है। आप देखें कभी भी इतने लेट CSS नहीं हुआ। इस दफ़ा लीप ईयर की डेट को 29 फरवरी को पेपर है, तो ये दैट इज़ ऑलरेडी डिलेड डेट, ठीक है, 29 फरवरी। वरना क्या होता है कि जो CSS है वो आइडियली तो आम तौर पे, या जो कॉमन प्रैक्टिस है वो यकम से 10 फरवरी के दरमियान, या बहुत लेट जाए तो 10 से 15 फरवरी के दरमियान ये हो जाता है। तो ये अब ये इसका 15 फरवरी से आगे या 10 फरवरी से आगे 29 फरवरी पे जाना, ये खुद बता रहा है कि इसमें उन्होंने इलेक्शंस को पहले ही फैक्टर इन किया है। और जिस तरह कल आप कह लें कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा शेड्यूल भी जारी कर दिया है इलेक्शंस का, कि वो 8 फरवरी को होंगे। तो वो सारी चीज़ अब फैक्टर इन हो गई है। 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, उसके फ़ौरन बाद ज़ाहिर सी बात है जितनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन हमारे यहाँ है, तो जो भी उसका रिज़ल्ट आता है, तो जो लूज़िंग एंड पे पार्टी होगी उसने कुछ हल्ला-गुल्ला और क्या जिसको पंजाबी में कहते हैं रोला-रप्पा भी उसने करना होगा। तो वो सारी चीज़ें कर करा के भी 29 फ़ेब तक वो काफ़ी हद तक जो है ना वो चीज़ वाटर डाउन हो जाएगी, उसका इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज़ हो जाएगा। तो मेरा नहीं ख़्याल कि आपके जो CSS के एग्ज़ाम है वो 29 फरवरी से आगे जाएँगे, ठीक है। तो ये तो 2 ज़िमनी इश्यू थे जो मैंने डिस्कस कर लिए। अब जो मेन एक चीज़ मुझसे पूछी जा रही है आफ्टर अलेज्ड सुसाइड और कार्डियक अरेस्ट और मर्डर ऑफ बिलाल पाशा, कि सर ये क्या मामला है, क्या इश्यूज़ होते हैं, कि इसको देख के तो हम बहुत डीमोटिवेट हो गए हैं कि अगर CSPs के अंदर भी इस तरह से मामला होता है, तो फिर बंदा कहाँ जाए।
तो देखें, एक अनफॉर्चुनेट चीज़ तो है, उस इश्यू को मैं अब डायरेक्टली एड्रेस तो नहीं करूँगा क्योंकि उस पे मीडिया पे बहुत सी बातें आई हुई हैं। तो मैं एक आपको वही बात बताऊँगा कि जो अपने स्टूडेंट्स को मैं अक्सर बताता हूँ कि क्या आपको करना चाहिए अगर आप सीएसएस की तरफ आना चाहते हैं या गवर्नमेंट जो जॉब्स हैं उनकी तरफ आपका आने का इरादा है। तो उसमें व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेशंस, व्हाट शुड बी द एक्शंस एंड व्हाट शुड बी द कंडक्ट when you reach to some post, especially in terms of CSS and generally for any गवर्नमेंट सर्विस कि आपका क्या मेंटल अप्रोच होनी चाहिए कि आप जब ये आए, ठीक है। तो इसमें देखें, मेरे स्टूडेंट्स जो मुझसे यहाँ पढ़ते हैं आके एकेडमी में, वो तो इस बात की गवाही देंगे कि मैं उनको ऑफ एंड ऑन ये ब्रेन ट्यूनिंग या ब्रेन वॉशिंग ही कह लें। हालाँकि ब्रेन वॉशिंग नहीं, मेरी तो कोशिश ये होती है कि सही बात बताई जाए या उनकी एक कंडीशनिंग इस तरह से की जाए ताकि उनको आइडिया हो, ठीक है। तो इसमें मैं यही बात कहूँगा कि देखो, अम, अगर गवर्नमेंट ने आपको किसी भी जॉब के लिए एलिजिबल किया है और 3-4 चांसेस दिए हैं किसी भी चीज़ में अपीयर होने के, तो उसमें ये है कि ठीक है, आपको वो चांसेस अवेल तो करने चाहिए, लेकिन उन चांसेस को अवेल करने से पहले आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो और आपसे व्हाइल डूइंग जॉब क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, ठीक है। और साथ-साथ आपको अपने मिज़ाज का भी पता होना चाहिए कि आप किस नेचर के इंसान हो, ठीक है। और क्या कोई भी जॉब जो आपको मिलेगी या जो आप जॉब करना चाह रहे हो वो क्या आप उसके लिए बने हो कि नहीं? क्या वो आपके मिज़ाज के मुताबिक भी है कि नहीं? तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि ये फॉर लाइफ चीज़ें होती हैं ना, ठीक है। यानी आप किसी भी डिपार्टमेंट में अगर जॉब करने जाते हो, उसके टेस्ट से गुजरते हो और उसके बाद फिर आप उसे विन कर लेते हो, तो काफ़ी मेहनत उसके पीछे होती है और उसके बाद अनलेस यू गेट इवन बेटर अपॉर्चुनिटी देन दैट जॉब, आप उसको छोड़ नहीं सकते, वरना इंसान इसी गिल्ट में मारा जाता है कि यार इतनी मेहनत की अब कैसे छोड़ दें, ठीक है। तो मैं यही कहता हूँ कि जब आपने सीएसएस के हवाले से तैयारी करनी हो और इसके अलावा भी किसी जॉब की आपने तैयारी करनी हो, तो उस तैयारी के अंदर ही आप इस चीज़ को भी ज़हन में रखो कि आप जहाँ जा रहे हो, वो डिपार्टमेंट है कैसा, ठीक है। उसका वर्क एथिक क्या है, उसकी वर्क एनवायरनमेंट क्या है, वहाँ पे कैसे लोग सर्वाइव करते हैं, क्या प्रीरिक्विज़िट्स होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में। ज़ाहिर-सी बात है, हर जॉब के एक अपना मिज़ाज होता है, एक एक उसकी स्पेसिफ़िक एक शख्सियत होती है किसी बंदे की जो मेक इट एलिजिबल टू डू दैट जॉब फॉर दैट पर्सन, ठीक है ना? कि हर कोई हर काम करने के लिए नहीं बना, ठीक है। तो इसमें मैं यही अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ और आप लोग भी, ज़ाहिर-सी बात है, ज़्यादातर ये जो मुझे सुन रहे होंगे मेरे स्टूडेंट्स ही होंगे किसी न किसी लेवल पे, कुछ मुझसे डायरेक्टली अटैच्ड होंगे, कुछ थ्रू सोशल मीडिया। तो देखो, जब भी आप सीएसएस या पीएमएस के लिए या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जाओ, तो जितनी आप मेहनत या क्रेज़ी आप उसके सब्जेक्ट सिलेक्शन में करते हो, ठीक है ना? जिस तरह सीएसएस के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, आप देखो स्टूडेंट्स उसमें कितनी ज़्यादा उसको क्या कहते हैं, छान-पटक के बाद उसको वो सब्जेक्ट्स को रखते हैं, ठीक है? स्कोरिंग ट्रेंड्स देखते हैं, ये देखते हैं कि वो उनका बैकग्राउंड नॉलेज है उस सब्जेक्ट में, वो उसको ईज़िली टैकल कर पाएँगे कि नहीं। फिर ये कि पेपर किस नेचर का आ रहा है, पास्ट पेपर्स को देखते हैं, सवाल कैसे हैं, कैसे नहीं होंगे और उसके बाद कहीं जाके वो अपना जो है कॉम्बिनेशन डिसाइड करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का, ठीक है। तो आप देखो कि ये एक सिर्फ़ वक़्ती एक चीज़ के लिए यानी आपने इन 600 नंबर्स जो 600 मार्क्स हैं आपके ऑप्शनल्स के, उनमें अच्छा परफ़ॉर्म करने के लिए आप कितना जो है वो टाइम लगाते हो अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर। फिर आप ये देखो कि उसके बाद जब आपने तैयारी करने का डिसीज़न ले लिया होता है, तो आप क्या करते हो कि आप एक-एक अकेडमी देखते हो कि कौन-सी अकेडमी आपके लिए सूटेबल है, कौन-सा मेंटर आपके लिए सूटेबल है, कौन-सी किताबें आपने पढ़नी हैं, कैसे पढ़नी है, कहाँ तक पढ़नी है।
और इस सब का मकसद क्या होता है कि आपका एग्ज़ाम जो है उसमें आप अच्छे तरीके से कामयाब हो जाओ और उसके बाद इतने आप मार्क्स ले लो कि आपकी एलोकेशन गारंटेड हो, ठीक है। और फिर एज़ अ होल भी जब आप देखो तो आप क्या करते हो कि कुछ एस्पायरेंट्स मतलब बहुत कम होते हैं जिनके पहली अटेम्प्ट में ही जो है वो हो जाता है, तो 2-2 3-3 अटेम्प्ट्स लेते हैं। सालों साल तैयारी करते हैं, ठीक है, सिर्फ़ इस एक 1200 नंबर के एग्ज़ाम को पास करने के लिए। लेकिन जो एक फ्लॉ आता है वो ये है कि एक ये इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए तो आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत है आपकी, लेकिन जहाँ आपने जाना है उस एग्ज़ाम को पास करके, जहाँ आपने 60 साल तक सर्व करना है, जहाँ आपने डेली कम से कम तो 8 घंटे देने ही हैं काम के अंदर, और फिर ये है कि वीक में 5 डेज़ या 6 डेज़, और कुछ ग्रुप्स तो हैं जिनमें आपकी ऐसे छुट्टी भी नहीं होती। काम की नेचर ऐसी होती है। तो वहाँ के लिए आप अभी से अपनी तैयारी के अंदर ये बात क्यों नहीं रखते कि आपने उसको आप उसको देखो, एनालाइज़ करो डिपार्टमेंट को कि वो कैसा होगा। आपके मिज़ाज के मुताबिक वो है भी कि नहीं, या फिर ये है कि वो आपके मिज़ाज से मैच करता है, तो उसमें मज़ीद आगे क्या डिटेल्स होंगी, उन डिटेल्स से आप कंफर्टेबल हो कि नहीं, ठीक है ना? तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आफ्टर ऑल योर लाइफ विल बी स्पेंट इन दैट डिपार्टमेंट, पूरा करियर आपका उसमें बनेगा। तो ये जो फैक्टर है अनफॉर्चुनेट है बहुत से, क्योंकि एक सोशल मीडिया पे भी और एक पूरी ये जो कम्पेटिटिव एग्ज़ाम की एक कमर्शियल डायमेंशन है, पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है। तो उसमें क्या है कि ये इसको कहते हैं ना, ड्रीम सेल किया जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात बल्कि ज़्यादातर ये नहीं बताया जाता कि प्रैक्टिकली चीज़ें कैसी हैं, ठीक है? तो इसमें अनफॉर्चुनेटली हो सकता है आपको कोई भी ना बताए, आपको खुद ही देखना पड़ेगा। तो इसमें यही है कि अपनी तैयारी में इस चीज़ को भी आप शामिल रखें कि अगर आपने 1 डेढ़ साल की तैयारी करनी है, तो उसमें यार क्या मसला है कि अगर आप 1 महीने के अंदर 1 या 2 ग्रुप्स के हवाले से भी जो है वो देखो कि उनके प्रोज़ एंड कॉन्स क्या हैं। वहाँ के लोगों से जाके मिलो। सीएसपीज़ ठीक है, ज़्यादातर सीएसपीज़ जो हैं वो इतने कोऑपरेटिव नहीं हैं। सो कॉल्ड फ़िरौन बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा रऊनत आ जाती है लोगों के अंदर। इंसान को इंसान नहीं समझते, लेकिन सारे तो ऐसे नहीं हैं ना, ठीक है? हर ग्रुप के अंदर कुछ अच्छे लोग हैं, तो आप उन सीएसपी से जाके मिलो, ठीक है? डायरेक्ट नहीं मिल सकते तो उनसे वैसे कोरेस्पॉन्डेंस करके पूछ लो। बहुत से लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, बहुत से लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे थ्रू अदर मीडियम्स गाइडेंस देते हैं, ठीक है? तो आप उनसे जाके मिलो। अगर सीएसपीज़ तक आपकी रसाई नहीं है, तो आप किसी भी डिपार्टमेंट के जो लोअर स्टाफ है, आप उससे मिलो, उससे बात करो कि इस जो डिपार्टमेंट है ये इसका क्या क्या माहौल है, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है। वो भी पॉसिबल नहीं है, तो खुद पब्लिक डिपार्टमेंट्स हैं, कोई आपको मना तो नहीं कर सकता ना कहीं जाने के लिए। तो आप वहाँ जाकर देखो हालात कि किस किस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, ताकि आपको ये पता लगे कि जो जहाँ आप जाना चाहते हो वहाँ पे चीज़ें प्रैक्टिकली कैसे हैं, और क्या वो एक आपने जो एक अपनी फैंटेसी डेवलप की हुई है, एक मिथ के तहत आप जी रहे हो कि यार सीएसएस करके तो याशी ही याशी है, तो वो चीज़ वहाँ पे है भी कि नहीं, ठीक है? एक रियलिटी चेक जो है वो आपको पहले से लेना चाहिए, ठीक है? वरना यही होता है जैसा हुआ बिलाल के साथ भी, इसमें काफ़ी हद तक एक बात थी। इस पे हम नहीं जाते कि आइदर इट वाज़ सुसाइड और इट वाज़ अ मर्डर और इट वाज़ अ केस ऑफ कार्डियक अरेस्ट, लेकिन इसके पीछे, तीनों के पीछे जो एक कॉमन रीज़न है दैट इज़ डिप्रेशन, ठीक है? तो ये तभी होता है जब इंसान किसी जगह पर जाए और वो जहाँ पहुँच चुका है वो चीज़ उसकी जो एक एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक ना हो, ठीक है ना? और ये बिलाल वाहिद केस नहीं है, ऑल्दो इट इज़ ही वाज़ वेरी फेमस माशाल्लाह, पढ़ा भी रहा था बाकी भी, और बहुत बड़ी उसकी एक फॉलोइंग थी, तो इस वजह से इस चीज़ ने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है, और जिसकी वजह से ये सवाल भी बार-बार मुझे आ रहा है कि सर ये सीएसएस करने के बाद भी ये चीज़ें होती हैं, तो फिर हम तो बहुत डीमोटिवेटेड हैं इस चीज़ को लेके। तो ही वाज़ नॉट द ओनली केस, ठीक है?
ऐसे होता है। इससे पहले आपको शायद याद हो कि 5-6 महीने पहले की बात है, मेरे ख़्याल से इस साल के शुरू में डीआईजी लाहौर शारिक जमाल शायद नाम था उनका, या शारिक अनवर था, ठीक है? तो उन्होंने भी सुसाइड की। तो मतलब डीआईजी लेवल तक पर जाकर भी आप देखो, अगर एक बंदा जो सीएसपी है, पीएसपी ग्रुप के अंदर है, डीआईजी बन गया और वो सुसाइड कर रहा है, या अलेज्ड मर्डर, ठीक है? लेकिन मर्डर नहीं, ये चीज़ें कवर अप चीज़ें होती हैं। असल में यही होता है कि या तो ये होता है कि एक नेचुरल आपका डिप्रेशन जमा होता चला जाता है और वही आपको कोई ऐसी डिज़ीज़ में मुब्तला कर देता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है लोगों को, इस तरह के मामला। या फिर ये है कि वो एक्सट्रीम फॉर्म में उसकी मैनिफेस्टेशन जो है वो सुसाइड के हवाले से होती है, ठीक है? तो ये चीज़ें क्यों होती हैं, इसके पीछे वही बात है कि जहाँ आप जाना चाहते हो और वहाँ आप उसमें आप जो है आपकी रिसर्च इतनी नहीं होती, आपने चीज़ों को नहीं देखा होता और बस आप, क्योंकि ज़माना जो है वो वाह-वाह करता है सीएसपीज़ की, तो आप उस वाह-वाह के चक्कर में ऐसी जगह जाके फँस जाते हो जहाँ के लिए आप नहीं बने, ठीक है? और देखो, सीएसएस करके कहीं पर भी आप चले जाओ तो ज़ाहिर-सी बात है, इट इज़ अ बिग अचीवमेंट। अचीवमेंट है बंदे की, तो शाबाश और तारीफ़ तो बहुत होती है। लेकिन उस पोस्ट पे जाकर उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनको आपने ही सँभालना है ना। वो दुनिया ने नहीं देखना, वो आपने करना है। तो वो जब आप जाकर उसको देखते हो, आपको पता लगता है कि यार ये तो मामला कुछ और ही है, हमने तो कुछ और सोचा था कि यार बड़ी गाड़ियाँ होंगी, ड्राइवर होंगे, गार्ड्स होंगे, तो बड़े प्रिविलेजेस होंगे। तो ये बात आप ज़हन में रखो कि अगर किसी डिपार्टमेंट के अंदर जिनको हम सो कॉल्ड प्रिविलेजेस कहते हैं, वो आपको मिले हुए हैं, तो वो अय्याशी के लिए नहीं है, वो प्रिविलेजेस नहीं है, वो बेसिकली नेसेसिटीज़ हैं। अब जिस तरह वही, अगर गार्ड अगर आपको किसी डिपार्टमेंट में मिला हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपने ऐसे लोगों से आपका सामना होना है बीइंग एन ऑफिसर कि जो आपकी जान के दुश्मन होंगे, तभी गार्ड है ना, गार्ड की और तो ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 3 से 4 ड्राइवर्स मिल रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि आपकी ट्रैवलिंग इतनी होगी, 16 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे 1 दिन में, कि इस वजह से कि वो एक ड्राइवर काबू नहीं कर पाएगा, इसलिए आपको 2 या 3 ड्राइवर दिए जाएँगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपने जो है अपने ज़हन में रखनी है कि ये नेसेसिटीज़ हैं। द ग्रेटर द अथॉरिटी, द ग्रेटर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? द ग्रेटर द मार्क्स, द ग्रेटर या द मोर प्रेस्टिजियस अ ग्रुप, द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव टू फेस। और फिर अगर आप उसको नहीं लेकर चल पाओगे, तो वो आपके लिए फिर मसाइल खड़े होंगे, ठीक है ना? तो ये हम क्या कहते हैं कि ये फूलों की सेज नहीं है, ये काँटों का एक हार है, ठीक है? लेकिन उस बंदे के लिए जिसका जो है वो मिज़ाज नहीं है उस जॉब का, ठीक है? मतलब एक ऐसा बंदा है जो जिसकी ज़िंदगी ही का मीनिंग ही एडवेंचर है, ठीक है? तो उसके लिए पीएसपी ग्रुप बहुत अच्छा है। लेकिन एक ऐसा बंदा जिसको ये चाहिए कि भई 9 टू 5 वो ऑफ़िस जॉब करके आ जाए और उसके बाद ऑफ़िस उसके साथ घर ना आ जाए, तो फिर पुलिस या पीएएस उसके लिए नहीं है, ठीक है? तो आप जो ओवरऑल जो बात समझने की है वो यही है कि आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए व्हाइल डूइंग प्रिपरेशन फॉर सीएसएस के। जब आप रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हो, तो ये भी उस तैयारी के अंदर शामिल होना चाहिए कि आप अपने ग्रुप्स को देखो। आप क्या आपने कहाँ पे जाना है, क्या आप उसके हवाले से बने हो, क्या आप वो काम कर पाओगे? एक और मिसाल दे देते हैं कि भई अ, यानी ये है कि रात को 3 बजे आपको फ़ोन आ जाता है कि भई आप ड्यूटी के लिए पहुँचो, तो क्या आप इस चीज़ के लिए रेडी होगे? और ये सिर्फ़ 1 दिन नहीं, मतलब ये है कि आपकी रूटीन ही ऐसी हो जाए कि हर 2-3 दिन बाद आपको इमरजेंसी कॉल आ जाए, तो क्या 60 साल तक के लिए आप ये चीज़ करने के काबिल होगे? ये सारी बातें आपने अभी से सोचनी है, क्योंकि अगर आप सीएसपी बन जाते हो, आपका एलोकेशन हो जाता है, तो उसके पीछे इतनी मेहनत होती है कि अगर आप तब जाकर ही आपको ये रियलिटी चेक मिलता है और आपको ये समझ आती है कि यार जो मैं करना चाह रहा था या जो मैं समझता था वो तो ये है नहीं। तो तब आपके ऊपर जो है ना वो आगे खाई और पीछे कुआँ वाली बात हो जाएगी कि भई अब क्या करें? क्योंकि वो उस वक़्त तो इतनी मेहनत, इतना पैसा, इतना टाइम, इतने रिसोर्सेज़, ठीक है? और फिर पेरेंट्स की और सबकी एक्सपेक्टेशंस फैमिली की,
वो सब कुछ करके आप फिर वहाँ से पीछे नहीं हट सकोगे। वो एक गिल्ट क्रिएट होगा कि यार इतना कुछ करके छोड़ दिया, ठीक है? तो अभी से मैं किसी को ये डिस्करेज नहीं करता कि किसी भी गवर्नमेंट सर्विस के लिए आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए या आपको नहीं जाना चाहिए। ज़रूर करना चाहिए, जब सरकार ने आपको मौका दिया है, आप कम्पीट करो। लेकिन कॉम्पिटिशन के बाद आप जहाँ पहुँचना चाहते हो, सिर्फ़ उसको देख लो कि वो जगह वही है जहाँ आप वाक़ई जाना चाहते हो, वो आपके लिए बनी भी है, या सिर्फ़ हेयर-से में आप इधर-उधर निकल जाओगे, ठीक है? क्योंकि हेयर-से में क्या है कि दुनिया तो वाह-वाह करेगी, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं होगे और खुद से सैटिस्फैक्शन ना होना लीड्स टू अनहैप्पीनेस व्हिच ट्रांसलेट्स इनटू डिप्रेशन, व्हिच ट्रांसलेट्स इनटू आइदर सुसाइड और डेथ, अननेचुरल डेथ लाइक हार्ट अटैक और इस तरह के आपके जो होते हैं ना चीज़ें, ब्रेन हैमरेज टाइप चीज़ें ये। तो आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है? और अगर आप यहीं पर व्हाइल प्रिपरेशन फ़ेज़ के अंदर ही ये देख लेते हो कि कोई डिपार्टमेंट जिसमें आप जाना चाहते हो वो आपके मिज़ाज के लिए बना है, और आप उसके लिए तैयारी करते हो, तो फिर लाइफ़ विल बी वर्थ इट, यानी आप फिर एन्जॉय करोगे, लिटरली एन्जॉय करोगे, क्योंकि आपने अपने लिए वही चीज़ चुनी है जो आप कर सकते हैं, ठीक है ना? और एज़ द सेइंग गोज़ कि काम ऐसा करना चाहिए इंसान को जो उसको काम ना लगे। तो फिर उस काम के अंदर वो इंसान अपना नाम भी पैदा कर सकता है, ठीक है? तो उम्मीद है कि ये 2 माइनर इश्यूज़, एमपीटी का रिज़ल्ट वाला, सीएसएस का डिले होना कि नहीं, और तीसरा ये कि ये जो बिलाल पाशा एपिसोड के बाद एक मैसिव डीमोटिवेशन की वेव जो है सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही है व्हाइल रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज़, इसको एड्रेस करने में मैं कुछ हद तक कामयाब हुआऊँगा और आप लोगों को बात भी समझ आई होगी। बाकी यही है कि अगर कोई बात एड्रेस होने से रह गई हो, तो ये मैं अपने मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, यूट्यूब पे, फ़ेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ये वीडियो अपलोड कर दूँगा। आप वहीं नीचे उसमें कमेंट्स में सवाल भी पूछ सकते हैं, ठीक है? यूट्यूब पे मेरा जो चैनल है उस पे वीडियो अपलोड करूँगा, तो काइंडली आप उसको सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को। और बाकी ये है कि 0304591028 मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। आम तौर पे मैं इसी नंबर पे ज़्यादा एक्टिव होता हूँ, और क्वेश्चंस के आंसर भी करता हूँ। बाकी फ़ेसबुक पे भी मैं चला तो रहा हूँ अपना अकाउंट, लेकिन ज़्यादा क्योंकि मसरूफ़ियात होती हैं और आप स्टूडेंट्स माशाल्लाह हज़ारों में हैं, मैं एक बंदा हूँ, तो हर जगह मुझसे आंसर करना पॉसिबल नहीं होता, इसकी आप तवक्को भी ना रखें। हाँ, कलेक्टिव जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बार-बार, तो वो मेरे ज़हन में भी रह जाते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि उसको आइदर इन माय ग्रुप एट व्हाट्सएप, या फिर जो बंदा सवाल करता है व्हाट्सएप पे स्पेशली उसी को उसके रिप्लाई में, या फिर एज़ अ होल जब बहुत ज़्यादा कोई प्रेसिंग इश्यू हो जाए तो उस पे एक वीडियो लेक्चर बना के मैं अपलोड करके उसका आंसर जो है वो आप लोगों को कन्वे कर दूँ, ठीक है? तो अ, कोई भी गाइडेंस के हवाले से आपको मुझसे कांटेक्ट करना हो, राब्ता करना हो, क्लासेस हो गई, प्रिपरेटरी मटेरियल हो गया, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, या फिर ये है कि जर्नल गाइडेंस, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन मीडियम ये है कि आप मुझे व्हाट्सएप पे 0304591028 पर अप्रोच कर लें। होपफुली आपके क्वेश्चन का आंसर आपको दे दिया जाएगा, थोड़ा डिले भी हो सकता है, और अगर नहीं भी आपको आंसर मिले तो वो कलेक्टिवली जब चीज़ जमा होती है तो मैं कलेक्टिवली उसको वीडियो मीडियम में आंसर कर देता हूँ, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर से कुछ बातें सीखने को मिलेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।